नमस्कार साथियों, मैं पंकज सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल और एप्लीकेशन पीसीएल विद पंकज सिंह पर। साथियों, आज इंडियन पॉलिटी का या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान का, भारतीय राज्य व्यवस्था का ये दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने हिस्ट्री से शुरुआत किया था। जी हाँ, मैंने कहा था 3-4 पार्ट में हिस्ट्री होगा। भले उसका लेवल बहुत लंबा ना हो, लेकिन बिना इतिहास को जाने हम अपने उस संविधान की प्रक्रिया को कैसे समझ सकते हैं। इसलिए मैंने स्टार्ट किया हिस्ट्री से, ईस्ट इंडिया कंपनी से, क्योंकि एक दिन में हमारा संविधान बना नहीं। 2 साल 11 महीने 18 दिन तो अंतिम प्रक्रिया थी, लेकिन बनने में सैकड़ों साल लगे। तो वो प्रक्रिया क्या थी, हमने समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार से औरंगजेब के मरने के बाद बंगाल राज्य का उदय हुआ, मुर्शिद कुली खां किस प्रकार से अपने आप को सस्टेन किया। सारी कहानी हम लोग समझ चुके हैं पहले पार्ट में, और मेरा निवेदन है कि जरूर पहले पार्ट को देखिएगा। थोड़ा गैपिंग हो गया साथियों, थोड़ा ज्यादा गैपिंग हो गया, लेकिन अब नहीं होगा, अब बिल्कुल चलता रहेगा। कहने के लिए तो ये चाहे यूपीएससी के लिए, पीसीएस के लिए है, लेकिन ये किसी भी परीक्षा के लिए सब में काम आएगा। और इतिहास और कॉन्स्टिट्यूशन का एक कम्बो टाइप रहेगा, कॉम्बिनेशन रहेगा बीच बीच में। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं थोड़ा सा क्विक रिवीजन, क्या क्या हमने देखा था पहले पार्ट में। लेकिन ईमानदारी से बताऊं तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा पहला पार्ट, अदरवाइज ये लगभग लगभग अधूरा रहेगा आपका। ठीक है देखिए, ये हमने देखा था भारत के मैप में कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बांग्लादेश, कुछ असम के हिस्से, ये देखिए ये आज का ये बंगाल, ठीक, ये बिहार, ये झारखंड, ये उड़ीसा और ये बांग्लादेश और थोड़ा सा असम का इधर, ये सब पार्ट किसमें आता था? बंगाल में। इसी को लेकर के सारी लड़ाई प्रारंभ होती है। सारी यूरोपीय कंपनियां जो हैं, सारे यूरोपीय कंट्री जो व्यापार करने के लिए आते हैं, ज्यादातर इसी क्षेत्र में क्यों आते हैं? क्योंकि इधर से गंगा, इधर से ब्रह्मपुत्र, ये दोनों जो नदियों का दोआब क्षेत्र था, बड़ा उपजाऊ था। और जहां उपजाऊ होता है वहां किसानी होती है। चूंकि उस समय कृषक प्रधान देश था भी हमारा देश, किसानी भी होती है, मजदूर भी मिल जाते हैं, किसान भी मिल जाते हैं। दूसरी बात, जल व्यापार का बड़ा जबरदस्त साधन रहता है, माने वाटर ट्रेड का। वैसे भी जहां तक वाटर की बात है, चाहे वो नेवी की बात हो, चाहे ट्रेड की बात हो, इंग्लैंड का उसमें कोई सानी नहीं था। तो सारी यूरोपीय कंपनियां यहीं पर आ रहे थे, इसलिए ये केंद्र बनता गया, पूरा सिस्टम बनता गया। इधर गंगा, इधर ब्रह्मपुत्र, और ये सुंदरवन का जो क्षेत्र है, ये पूरा बड़ा ही दोआब क्षेत्र। दोआब माने दो नदियों के बीच की जो भूमि होती है, ठीक है। तो वो ऐसा सेंटर बन गया था जहां पर लोग अपना जुमावड़ा कर रहे थे। और यहीं पर सारा सिस्टम हमारे हिस्ट्री का स्टार्ट हुआ, खास करके अंग्रेजों का, खास करके यूरोपीय कंपनियों का। तो हमने देखा था किस प्रकार से बंगाल में मुर्शिद कुली खान ने अपने आप को स्वतंत्र किया। क्योंकि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, उसके बाद मुगल वंश बिल्कुल कमजोर होता गया, धीरे धीरे बिल्कुल गर्त में चलता गया। उसके बाद कोई ऐसा राजा नहीं रहा दिल्ली का जो सिंहासन को संभाल सके, जो भारत की सत्ता को एक कर सके। नहीं, ऐसा कोई नहीं था। तो वहां पर छोटे छोटे क्षेत्रीय जल स्वतंत्र होने लगे, जिसमें सबसे पहले नाम ये बंगाल 1707 से 1717 तक तो चलिए थोड़ा बहुत मिल मिला के काम किया, लेकिन 1707-17 में बिल्कुल इसने अपने आप को आजाद कर लिया। किसने? मुर्शिद कुली खान ने बंगाल का संस्थापक बन गया। ठीक उसी समय राजा था फर्रुखसियर, फर्रुखसियर बोलिए, फर्रुखसियर बोलिए। कहां का राजा? दिल्ली का राजा। दिल्ली का राजा माने मुगल वंश का राजा। कौन था? फर्रुखसियर। ठीक, इतना हमने चर्चा किया था। ये सारी चीजें हम चर्चा कर चुके हैं, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा। ठीक है, मुर्शिद कुली खान बंगाल राज्य का संस्थापक था, और उस समय 1717 में दिल्ली का राजा, मतलब पूरे मुगल वंश का उस समय बादशाह कौन था? फर्रुखसियर। ठीक है, यहां तक हमने चर्चा किया था। पॉइंट में भी देख लेते हैं कहां तक चर्चा किया था। हमने देखा था बंगाल राज्य का उदय हुआ। ठीक है, बंगाल राज्य का उदय हुआ 1707 से बदमाशी करना शुरू किया सारे क्षेत्रीय पार्टियां माने सारे क्षेत्रीय जो राजा थे, अपने आप को उन्होंने आजाद करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि कोई
ऐसा दबाव नहीं था, कोई ऐसा केंद्रीय सत्ता इतनी स्ट्रांग नहीं थी जो उन पर कंट्रोल कर सके। तो इसके बाद सारी चीज तो हम पढ़ेंगे, लेकिन जो मेन सेंटर है पहले वहां को पढ़ेंगे। तो 1717 तक जाते जाते इसने अपने आप को पूरी तरीके से आजाद कर लिया। कौन? मुर्शिद कुली खान। ठीक है, मुर्शिद कुली खान। इस पर हमने एक चर्चा किया था, उसका एक और बार देख लेते हैं कि औरंगजेब का जो पोता था, पोता अजीमुशान, उसको बंगाल की मालगुजारी के लिए रखा गया था, माने टैक्स रेवेन्यू वसूल करने के लिए। लेकिन थोड़ा लंपट था, थोड़ा सा आलसी था, वो ज्यादा जाता नहीं था। तो काम ज्यादातर, ये दीवान था बंदा, ये मतलब राजा था, वसूलने का काम, टैक्स वसूलने का काम औरंगजेब का पोता करता था। लेकिन वो सुस्त था, वो नगण्य था, वो जीरो था। तो ज्यादा कुछ काम इन्होंने किया, मुर्शिद कुली खान ने। तो इससे औरंगजेब बड़ा प्रभावित हुआ और सब सिस्टम इसके हाथ में सौंप दिया। हमने देखा था। फिर उसके बाद तनी तना हुई अजीमुशान से, माने पोते से। इसलिए इसने अपनी राजधानी जो ढाका में थी, उस समय बंगाल की राजधानी ढाका थी, जो आज बांग्लादेश के है, वहां से मुर्शिदाबाद, देखिए यहां से हमने चर्चा किया था, ये बांग्लादेश, यहां ढाका से यहां मुर्शिदाबाद लेके आया। मुर्शिद कुली खान मुर्शिदाबाद, मुर्शिद कुली खान मुर्शिदाबाद, कि जिससे ज्यादा टकराव ना हो, ये हमने चर्चा किया था। ठीक है, और एक और चर्चा किया था, उसको भी हल्का सा देख लेते हैं, थोड़ा लंबा आज का चैप्टर है साथियों। देखिए 1651 में सासुजा, सासुजा माने शाहजहां के 4 बेटे, हमने चर्चा किया था। दारा शिकोह, मुराद, औरंगजेब, शाहसुजा। सबसे बड़ा दारा शिकोह, दारा शिकोह, औरंगजेब, शाहसुजा, मुराद। ठीक है, इतिहास के जब पात्रों का जिक्र होता है तो लगता है कि अंदर तक घुस जाए, लेकिन हम पढ़ रहे हैं संविधान, संविधान के लिए इतिहास का थोड़ा सा केवल झलक लेना ही बस जरूरी है। तो शाहसुजा 1651 में ही, ध्यान दीजिएगा, इसके परिवार में, माने ये शाहजहां का बेटा था, औरंगजेब का भाई था, इसके परिवार में किसी को खसरा या कुछ ऐसा असाध्य रोग हुआ, जिसमें डॉक्टर बॉटन नामक अंग्रेज ने जब उसका इलाज किया, ये बार बार ये कहानी मिलती, इलाज किया तो खुश हो गए, खुश होकर के ये दान कर दिया। तो उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार करने की छूट दे दी, टैक्स फ्री व्यापार करने की छूट दे दी। किसको? अंग्रेजों को। ठीक है, यहां से शुरुआत हो चुका था। सोचिए 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, माने अंग्रेज यहां पदार्पण कर चुके थे। उसके बाद 1651 में ये भी मिल गया उनको। तो जब एक बार मिल जाता ना लॉलीपॉप, तो चूसने का मन करता है, काटने का मन करता है, जल्दी से खत्म करने का मन करता है। ठीक है, तो डॉक्टर बॉटन थे और बबियू की टैक्स फ्री ट्रेड मिल गया इनको। ठीक है, यहां तक हमने चर्चा किया था। अब उसके बाद आगे चलते हैं, कुछ यहां भी चर्चा किया था, ये भी, कि मुर्शिद कुली खान कैसे कैसे। तो ये देखिए ढाका, ढाका से क्यों ले गया मुर्शिदाबाद, और अजीमुशान कौन था? उसका पोता था। ठीक है, ये चर्चा हम कर चुके थे। अब यहां से चर्चा करते हैं 1717 में जाकर के मुर्शिद कुली खान पूरी तरीके से अपने आप को बंगाल का आजाद पक्षी घोषित कर लिया, माने आजाद कर लिया कि बस हम तुमको नजराना वगैरह कुछ नहीं देंगे, कुछ भी नहीं देंगे, हम अलग है, हमारा सिस्टम अलग है, हमारा अब राज जो तंत्र है हमारा वो अलग है, मेरा हुकूमत चलेगा बंगाल पर, सब कुछ मेरा चलेगा। इसने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। ठीक है, 1717 से लेके 1727 तक, ठीक है, 10 साल तक ये स्वतंत्र रूप से राज किया। कौन? मुर्शिद कुली खान। देखिए 1717 से 1727 तक। ठीक, 1717 में क्या घटना थी? उस समय मुगल का राजा, माने दिल्ली का बादशाह, उस समय पूरे भारत का जो राजा था वो कौन था? फर्रुख हसीर। देखिए ये नाम देखा, फर्रुख हसीर, माने औरंगजेब का उत्तराधिकारी, औरंगजेब के बाद होने वाले। तो उसने देखा कि बंगाल तो अपने आप को आजाद कर ही लिया, और भी लोग आजाद हो रहे हैं, छटपटा रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं, कई लोग बगावत कर रहे हैं, और हमारी सत्ता कमजोर हो चुकी है, मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि मैं इनको दबाव डाल सकूं, मार सकूं। क्योंकि सब कुछ चाहिए ना, नेतृत्व के लिए सब कुछ चाहिए, ताकत भी चाहिए, बल, बुद्धि, विवेक, सेना, वफादारी, सब कुछ चाहिए। लेकिन अब कमजोर हो चुका था, नेतृत्व क्षमता थी नहीं था। तब इसने क्या काम किया? लोगों को दंड देने के लिए। एक और किस्सा हुआ कि जिससे इन लोगों को थोड़ा सा दंड दिया जा सके, न डायरेक्ट तो इनडायरेक्ट। हुआ क्या
फिर किसी को खतरा या असाध्य रोग हो गया, इनक्यूरेबल डिजीज, है ना, कुछ ऐसा रोग हो गया जो कि नहीं ठीक हो रहा था, तो डॉक्टर हैमिल्टन, एक जॉन सरमन की अध्यक्षता में एक अंग्रेजों का दल आया, जॉन सरमन, ठीक है, जॉन सरमन की अध्यक्षता में मिलने आया। उसने सुना था कि ये जो राजा लोग हैं ना, उनको अजीब अजीब रोग होते हैं, उनको ठीक कर दे तो बड़े गदगद हो जाते हैं, उसके बाद काफी कुछ दाम में दे देते हैं। तो जॉन सरमन की अध्यक्षता में कुछ दल आया था अंग्रेजों का मिलने, किससे, फर्रुखसियर से, और वहीं पर डॉक्टर हैमिल्टन था। डॉक्टर हैमिल्टन ने देखा, ओ सड़ रहा है राजा, राजा सड़ रहा है, तो वो तो उसी लिए रखा ही गया था कि कुछ ऐसा रोग वोग हो हम ठीक कर दे। तो उसने कहा भैया हम ठीक कर सकते हैं, चलिए हुआ। अब बड़े बड़े डॉक्टर को दिखा चुका था, आराम नहीं हो रहा था। यहां पर जब इसने आराम कर दिया, उसने कहा वाह बेटा बोल क्या चाहिए तेरे को, जो चाहिए हम तुमको दान देते हैं। तो अंग्रेजों ने कहा बड़ा अच्छा मौका है, चलो भाई, कुछ उसने रियायतें मांगी, सहूलियतें मांगी, ठीक है, उसने दिया, दो तीन चीज दिया। क्या दिया? उसने कहा कि चलो भैया, जो बंगाल है या कलकत्ता है, बंगाल और उसके आसपास, पूरा बंगाल समझिए, कलकत्ता और उसके आसपास के पूरे क्षेत्रों में उसने कहा कि आप जाइए और राजस्व वसूल करिए, ठीक है, टैक्स वसूल करिए। सोचिए, ये जो अभी मुर्शिद कुली खान है, उनको भी दंड देने का प्रयास कर रहा है कि अकेले क्यों लूट रहे हो, अकेले क्यों खा रहे हो, थोड़े और लोगों को खाने दो तो तुमको भी मिर्ची लगेगी। इसने कहा जाइए भाई, बंगाल के आसपास आप टैक्स वसूल करिए, अंग्रेजों को दे दिया, चलो टैक्स वसूल करो, राजस्व वसूल करो। फिर उसने क्या काम किया, 10,000 रुपए वार्षिक, 10,000 रुपए वार्षिक, एनुअल, ठीक है। इसने क्या काम किया, सूरत में व्यापार करने की छूट दे दी, टैक्स फ्री कर दिया, 10,000 रुपए हमको हर साल दो। और सूरत में सोचिए, अब यहां बंगाल से सीधे बंबई वाला, गुजरात वाला, सूरत में कह दिया कि जाइए भैया आप बिल्कुल टैक्स फ्री व्यापार करिए, ये भी एक छूट दे दिया, ठीक। उसके बाद कहा 30,000, ध्यान दीजिएगा, इसने तो मात्र 3,000 में क्या नाम है, सासुजा ने मात्र 3,000 वार्षिक पेंशन पर, वार्षिक पेंशन न कहिए, वार्षिक टैक्स पर, कि 3,000 हमको अंग्रेजों आप दो और बंगाल बिहार उड़ीसा के टैक्स फ्री व्यापार करो आप। इसने कहा 30,000 रुपए दो भाई, 30,000 रुपए दो और टैक्स फ्री व्यापार करो बंगाल में, पूरे बंगाल में, बंगाल बिहार उड़ीसा झारखंड जो आज का है, ये टैक्स फ्री ट्रेड, ठीक है, टैक्स फ्री ट्रेड, समझ रहे हैं। एक तरफ सासुजा ने कहा था 1651 में, बंगाल बिहार उड़ीसा माने वही पूरा बंगाल, 3,000 रुपए वार्षिक पर। इसने कहा 30,000 रुपए हमको वार्षिक दो और आप व्यापार करो, 10,000 रुपए हमको वार्षिक दो, सूरत में भी व्यापार करो, टैक्स फ्री करो, ठीक है। और बंबई में सोचिए, बंबई में जो सिक्के ढाले जाएंगे अंग्रेजों के, वो पूरे मुगल साम्राज्य में वैध होंगे। काफी छूट मिल गया अंग्रेजों को, काफी छूट मिल गया, बिना मांगे बहुत सी चीजें मिल गई। तो उसने कहा चलो भैया ठीक है, मस्त हो गया, डॉक्टर हैमिल्टन या जॉन सरमन या पूरे अंग्रेजों का दल गदगद हो गया, चलो भैया टैक्स फ्री व्यापार मिल गया। और एक चीज और उसने कहा, उसने एक दस्तावेज थमाया, दस्तक प्रथा, ठीक है, दस्तक प्रथा माने एक, समझ लीजिए एक पावती दिया, एक ऐसा लेटर दिया कि लेके जाओ आप लोग, जो पूरे ग्रुप को दिया, उसने इंडिविजुअल नहीं दिया कि सबको अलग अलग, अंग्रेजों को नहीं। उसने कहा कि आपका जो व्यापारियों का दल है वो ये दिखाएगा तो टैक्स नहीं लगेगा। दस्तक प्रथा देखिए, इसमें देखिए, फर्रुख हसीर 1717 में दस्तक प्रथा भी स्टार्ट कर दिया उसने अंग्रेजों के लिए, कहा कि ले जाओ भैया। ये स्पेशली देखिए, खिसियाया तो था बंगाल से, बंगाल के मुर्शिद कुली खान से, और प्लस हैमिल्टन के इलाज से भी खुश था। कुल मिला जुला करके एक कई चीजें साध रहा था एक साथ, कि बंगाल को भी थोड़ा सजा दो और अंग्रेजों को भी मजा दो, ठीक है। तो ये भाई साहब, ये लोग दस्तक प्रथा का इस्तेमाल शुरू किए, धुआंधार जाते तो टैक्स, जानते हैं जब आज के जमाने में 2023 में, जब आज टैक्स बचाने के लिए इतने बड़े कांड किए जाते हैं, अरबों खरबों पति है, लेकिन उनको भी टैक्स देने में मिर्ची लगती है। तो सोचिए उस समय क्या था, टैक्स जब फ्री हो गया, 10%, 20%, 30% जो भी था, बहुत बचत होने लगा। बाद में उसका इन्होंने बहुत गलत इस्तेमाल किया। ये तो एक ट्रेड पूरे सिस्टम के लिए मिला था, उन्होंने इंडिविजुअल देना शुरू कर दिया, व्यक्तिगत रूप से, कि लो भैया ये पर्ची लो दिखाओ व्यापार करो, लो पर्ची लो दिखाओ व्यापार करो, बाद में हम इसको देखते हैं, ठीक है। तो फर्रुख हसीर 1717 में राजा था, उसने दस्तक प्रथा
शुरू किया और किसको दे दिया, अंग्रेजों को दस्तक सिस्टम से नवाज दिया, कहा कि जाओ व्यापार करो आप, ठीक है। मुर्शिद कुली खान ने बताया 1717 से 1727 तक बिल्कुल आजाद रहा, बंगाल में एकदम आजाद रहा। संस्थापक यही था, वास्तविक संस्थापक तो अलीवर्दी खान था, लेकिन संस्थापक यही था। और ढाका से अपनी राजधानी इसने कहां किया था, मुर्शिदाबाद किया था। और ये औरंगजेब का पोता था जिससे लफड़ा हुआ था, पहले पार्ट में आपने देखा था। हाँ, मुर्शिद कुली खान के दो एक काम थोड़े से गिनाने लायक हैं, कि जो कि हम इतिहास में इसी चीजों को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो एक नॉर्मल ढंग से पढ़ रहे हैं, लेकिन यहां आपका स्ट्रक्चर अगर स्ट्रांग है तो वो बाद में चल के बड़ा मजा आएगा। तो इसने क्या काम किया, जागीरदार आपने खूब सुना होगा, जागीरदार। तो जैसे मान लीजिए मैं राजा हूं, मैंने अपने जौनपुर को, बनारस को, वहां पर किसी को जागीरदारी दे दी, चलो भैया जाइए वसूल करिए, जागीरदार आप हो गए, वहां का जितना टैक्स सारा रेवेन्यू आपका हो गया, आप मेरे अंडर में तो हैं लेकिन सारी कमाई आपकी है। तो ये चीज इसके पहले चल रहा था मुर्शिद कुली खान के। इसने क्या काम किया, जागीरदारी प्रथा को खत्म करके उस सारे सिस्टम को खालसा बना दिया, सरकारी बना दिया। ना भैया, हमने अगर आपको दिया तो हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है, हमको भी तो कुछ मिलना चाहिए। सारी लड़ाई उसी पैसे के लिए, उसी साम्राज्य के लिए, उसी ताज के लिए, उसी आनंद के लिए है, और हमको कुछ मिलेगा ही नहीं, तो मतलब क्या हुआ, केवल हमको नाम नहीं चाहिए, हमको काम भी चाहिए। तो इसने जागीरदारी प्रथा को, यानी जागीर को, जो जागीर वाली भूमि थी, जो जागीर वाली जगह थी, उसको खालसा बना दिया, सरकारी बना दिया, और भाई उस पर अपना भी हिस्सा रख लिया। और उसने एक इजारेदारी प्रथा, इसको कहा ठेके पर कृषि, ठीक है, ठेके पर कृषि। वैसे भी ठेका सिस्टम जानते हैं आप, शोषण का सबसे बड़ा, एक्सप्लॉयटेशन का सबसे बड़ा साधन होता है। जैसे मान लीजिए हमने एक पूरे गांव को, मेरे गांव का नाम है लहंगपुर, ठीक है, उसी बहाने मैं अपने गांव का नाम भी ले पा रहा हूं, क्योंकि जिस जमीन से जुड़े हैं वहां हर तरीके से आपको जुड़ना चाहिए। मान लीजिए मेरे गांव का नाम है लहंगपुर है, और मैं यहां का ठेकेदार हूं, तो मुझे बंगाल के नवाब ने मुझे ठेका दे दिया कि मुझे एक साल में इस गांव से इतना हमको चाहिए। अब चाहे तूफान आए, बारिश आए, अतिवृष्टि हो, अनावृष्टि हो, सूखा हो, कुछ भी हमसे नहीं मतलब है। अब जैसे मान लीजिए मुझे उन्होंने लिख दिया कि 10 लाख रुपए इस गांव से मुझे चाहिए, ठीक है, लहंगपुर गांव से 10,000 रुपया चाहिए, 10 लाख रुपया। अब मेरा काम क्या है, अच्छी फसल हुई तब तो ठीक है, नहीं हुआ तो मैं वसूलूंगा, मारूंगा, पीटूंगा, जितना हुआ सबको नो चलूंगा, टैक्स बढ़ाऊंगा, जो भी करना है, मुझे 10 लाख देना है राजा को। बस ये ठेकेदारी प्रथा उसने शुरू किया कि हमको इतना मिलेगा, बस हम कमीशन नहीं चाहिए, हमको पेमेंट चाहिए, हमको पेमेंट चाहिए, फिक्स वाला चाहिए, कम से कम इतना तो रहेगा कि हमको मिलेगा। आज गवर्नमेंट जॉब में लोग पगला रहते हैं बस इसीलिए, पेमेंट फिक्स तो है। प्राइवेट में आप बहुत जा सकते हैं लेकिन फिक्स तो नहीं है, आज यहां है कल फायर है ना, वहां हायर एंड फायर रूल लागू होता है। तो ठेके पर किसी ने शुरू किया, जागीरदारी प्रथा को बदल दिया खालसा भूमि में, है ना, सिस्टम को खत्म करके खालसा बना दिया उसको, और टैक्स वहां से भी लेने लगा, इजारेदारी प्रथा शुरू किया, जो ठेके पर कृषि किया। अब आता है सुजाउद्दीन, उसके बाद एक नवाब बनता है 27 से 39 तक, इसका कोई ऐसा नाम नहीं जिसको याद रखा जाए। सुजाउद्दीन बंगाल का नवाब, पहला बंगाल का संस्थापक कौन था, मुर्शिद कुली खान। दूसरा जो वहां का बंगाल का जो दीवान बना, सूबेदार बना, मालिक बना, राजा बना, चाहे जो कहिए, क्योंकि नवाब तो पहला अलीवर्दी खान था। सुजाउद्दीन बना 27 से लेकर 39 तक, 1700, कोई ऐसे खास नहीं हुआ, ठीक है, कुछ ऐसे जिसको याद रखा जाए। अब है सरफराज खान 1 साल रहा, 1739 से 1740 तक। लेकिन इसको जानने लायक चीज है, क्यों, क्योंकि गिरिया का युद्ध हुआ था। 2 युद्ध इसमें मशहूर है, मनिहारी का युद्ध, गिरिया का युद्ध। अब देखिए जैसे ये आपका भारत है, ठीक है, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये बंगाल पूरा, ये बिहार, और ये उड़ीसा, ये क्षेत्र। तो उस समय यहाँ का जो बिहार का जो था, बिहार का मेन सर्वे सर्वा था अलीवर्दी खान, ठीक है, अलीवर्दी खान ये बड़ा मजबूत था, तेज तर्रार था, ठीक है, क्योंकि वो भले ही बंगाल का ही हिस्सा था लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राज कर रहे थे। तो अलीवर्दी खान बिहार में था, इसने देखा कि सरफराज खान नामक कमजोर राजा बंगाल पर काबिज है,
उसने गिरिया का युद्ध किया 1740 में और इसको हरा करके कब्जा कर लिया, पूरे बंगाल पर कब्जा कर लिया, माने बंगाल पर कब्जा कर लिया। ठीक है, उस समय वो बिहार में था, बिहार का सर्वे सर्वा था। उसने बंगाल पर कब्जा करके गिरिया के युद्ध में परास्त किया किसको? सरफराज खान को, और नवाब बन गया। पहला नवाब बन गया कौन? अली वर्दी खान। वास्तविक संस्थापक अली वर्दी खान। पहला नवाब कौन था? अली वर्दी खान। ठीक है, वैसे नवाब तो भी थे लेकिन ओरिजिनल नवाब क्यों? क्योंकि उस समय हमारे जो दिल्ली का जो राजा था वो था मोहम्मद शाह रंगीला, सुल्तान। राजा ने कहिए मोहम्मद शाह रंगीला, नाम से स्पष्ट है कितना रंगीन मिजाज का रहा होगा। दरबार में नंगा घूमने वाला मूर्ख इंसान जिसने पूरे मुगल साम्राज्य की वाट लगा दी थी। तो इसको इसने कहा 2 करोड़ रुपया दे दिया। किसने? अली वर्दी खान ने 2 करोड़ रुपया, उस समय 2 करोड़ रुपया भिजवाया और कहा भैया हमको मान्यता दे दो, हम एकदम आजाद है, अब हमारे ऊपर बिल्कुल नकेल मत कसना, हम बिल्कुल आजाद है। ठीक है, तो 2 करोड़ रुपया में ले लिया, पूरा परमिशन ले लिया। परमिशन क्या, केवल बता दिया कि हम यहाँ के नवाब हैं। तो अली वर्दी खान, ध्यान दीजिएगा, अली वर्दी खान 1740 से लेकर 1756, 16 साल भाई। ठीक है, और मोहम्मद शाह रंगीला, देखिए मोहम्मद शाह रंगीला उस समय राजा था, सुल्तान था, दिल्ली का था, पूरे मुगल वंश का था। और मैं लंपट एक शब्द यूज करता हूं, लंपट तो था ही, नंगे भी दरबार में घूमता था। इसकी बड़ी बड़ी कहानियां हैं, इसमें अगर बताऊंगा तो थोड़ा और लंबा हो जाएगा। बहुत गजब गजब कहानियां हैं, उल्लू आदमी था एकदम बिल्कुल। हाँ, तो मोहम्मद शाह रंगीला को 2 करोड़ दे करके इसने नवाबी ले ली, पूर्ण रूप से अपने आप को आजाद कर लिया। ठीक है, तो 1740 से 1756 तक इसने अंग्रेजों को मधुमक्खी में से कहा। चूंकि इसको बेटा नहीं था, इसको 3 बिटिया थी। ठीक है, एक पटना में शादी किया, एक ढाका में शादी किया और एक पूर्णिया में शादी किया। ठीक है, तो पटना की जो बेटी थी उसका बेटा था आपका नवाब सिराजुद्दौला। अब इसको हम नवाब अभी ना कहेंगे, अभी कहेंगे सिराजुद्दौला। ढाका वाली जो लड़की थी वो थी घसीटी बेगम, सबने आपने नाम सुना होगा जरूर, घसीटी बेगम। और पूर्णिया में जो लड़की थी उसका लड़का था, ये तो लड़की ही है, ये लड़की का लड़का सिराजुद्दौला। और यहां पर शौकतगंज, शौकतगंज, ये 3 पुत्रियां, तीनों के एक एक बेटे थे। तो यहां पर बेटे न होकर के बिटिया ही थी, ये तो बिटिया ही थी घसीटी बेगम, और ये बिटिया का बेटा था सिराजुद्दौला, और ये भी बिटिया का बेटा था शौकतगंज। ठीक, लेकिन अली वर्दी खान मानता था किसको? सिराजुद्दौला को। सिराजुद्दौला में वो देखता था कि इस बंदे में दम है, जो टक्कर ले सकता है, जो बंगाल को संभाल सकता है। इसको नहीं समझता था, और घसीटी बेगम तो लड़की थी। इसने कहा बेटा अंग्रेज मधुमक्खी के छत्ते की तरह, ध्यान दीजिएगा, नहीं छेड़ेगा तो ठीक है, छेड़ेगा तो छत्तों की तरह आपको घेर के मारेंगे, काटेंगे। बहुत ही अजीब अजीब, मतलब मन में एकदम भर दिया था कि अंग्रेज इतने गंदे हैं। जिस प्रकार से हैदर अली ने कहा था टीपू सुल्तान को कि अंग्रेजों का संसार विश्वास मत करना कभी, वही हाल यहां था। अली वर्दी खान, फटाफट चलते हैं, थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो 3 पुत्रियां थी, अंग्रेजों को मधुमक्खी के समान कहा। शौकतगंज, ध्यान दीजिएगा, जब इस शौकतगंज को, ये तो बड़ी खतरनाक थी, घसीटी बेगम का नाम गद्दारों में आता है। अब एक महिला के लिए मैं क्या अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करूं, बस इतना कि बहुत बड़ी गद्दार में नाम इनका आता है, और कलुषित विचारधारा वाली, बिल्कुल रणनीतिक, या ये कहिए कूटनीतिक, जो कहिए, है ना, कूटनीति की मर्मज्ञ, रणनीति की जानकार, सब कुछ, ये घसीटी बेगम। ठीक, ढाका वाली लड़की जो थी। सिराजुद्दौला को बनाना चाहते थे तो ये खोल गया कि शौकतगंज, मैं भी तो एक बेटी का बेटा हूं, मुझे क्यों नहीं। तो ये बड़ा बदमाशी करने का प्रयास किया। मनिहारी का युद्ध हुआ, इधर देखिए, मनिहारी का युद्ध हुआ 1756 में ही, इसी साल। क्योंकि ये जब बुढ़ा हो गया, मरने कगार पे था, तो इसने घोषित कर दिया कि हमारा नवाब सिराजुद्दौला, मतलब सिराजुद्दौला ही नवाब बनेगा। तो इसमें और इसमें दोनों में मारपीट हुआ, लड़ाई हुई, और इसको मार दिया। शौकतगंज को मार दिया किसने? सिराजुद्दौला ने, और ये बंगाल का नवाब बन गया मात्र 1 साल के लिए,
1756 से 1757, केवल 1 साल के लिए कौन बना? आपका सिराजुद्दौला। ठीक है, देखिए इधर सिराजुद्दौला बन गया। मनिहारी के युद्ध में इसने शौकतगंज को हरा के बंगाल का नवाब बन गया। ठीक, कब? 1756 में, क्योंकि उसी समय बिल्कुल फिनिश हो गए कौन? आपके अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान का सिस्टम गया। अब किसका आया? नवाब सिराजुद्दौला का। ठीक है, नवाब सिराजुद्दौला बंदा 1 साल के लिए था, लेकिन अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन, कट्टर शत्रु और प्लासी युद्ध का एक दीनहीन मारा हुआ प्राणी। अभी बताते हैं क्या हुआ। वो जब बनता है तो उसने देखा कि दस्तक प्रथा का गलत इस्तेमाल हो रहा है। अंग्रेज लोग, जो फर्रुख हसीर ने दस्तक दिया था एक ग्रुप के लिए, पूरे ट्रेड सिस्टम के लिए, उसमें देख रहा है कि लोग सिंगल सिंगल इस्तेमाल कर रहे हैं। माने एक एक अंग्रेज जा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं, वो ग्रुप तो जा ही रहा, अकेले भी जा रहे हैं, वो पर्ची दिखा करके टैक्स फ्री, कोई नहीं कोई नहीं। ठीक है, उसके अलावा वो तो छोड़ दीजिए, भारतीयों को भी देने शुरू कर दिए उन्होंने। इंडियन को भी दिया। जैसे मान लीजिए 20% टैक्स है, इंडियन को दे दिया, किसी भी इंडियन व्यापारी को, उनका तो टैक्स लगता ही था। लो भैया, इसको दिखा के तुम भी टैक्स फ्री हो जाना। हाँ, अगर 20% है 10 हमको दे देना। कहने का मतलब अंग्रेज यहां भी कमाने लगे। गजब का गलत इस्तेमाल। और जब भाई आपका टैक्स ही नहीं आएगा किसी स्टेट का, किसी कंट्री का, तो बेकार हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अभी तक तो अंग्रेज थोड़े से थे, मान लीजिए टैक्स फ्री मजा ले रहे थे, अब वो इंडिविजुअल भी मजा लेने लगे, पर्सनल भी, है ना, जो बाहर से भी आ रहे हैं वो भी जा रहे हैं अगर व्यापार करने, तो एकदम टैक्स नहीं लग रहा है। दूसरी बात, उन्होंने इंडियन को भी देना, वही पर्ची इंडियन को भी देना शुरू कर दिया, उसमें नाम तो लिखा नहीं था। तो वहां पर बड़ा बुरा लगा किसको? अलीवर्दी खान को, ये नवाब सिराजुद्दौला को बहुत बुरा लगा। ठीक है, कि ये तो गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है। ठीक, उसने देखा कि फोर्ट विलियम, अंग्रेज लोग और फोर्ट विलियम जो किला था कलकत्ता में, फोर्ट विलियम, और फ्रांसीसी लोग, ये लोग किले बंदी कर रहे हैं, किले की घेरेबंदी कर रहे हैं फ्रांसीसी लोग। ठीक है, उस समय फ्रांसीसी भी आ गए थे। सबको पता है कि 5 शक्तियां यहां पर आई थी, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी और डेनमार्क के डेन लोग, 5 लोग आए थे। लास्ट में केवल फ्रांसीसी और इंग्लैंड वाले ही बचे थे मेन, उसके बाद तो सब भग गए थे। ठीक है, सब भग गए थे, सबको भगा दिया अंग्रेजों ने, और बाद में फिर अंग्रेज यहां पर राज किए, सबको मालूम है। ये फोर्ट विलियम ये अंग्रेजों के कब्जे में था। इस किले की पूरी घेरेबंदी कर रहे थे। नवाब सिराजुद्दौला को पता चला कि ये लोग तो किलेबंदी मतलब घेरेबंदी कर रहे हैं, उस पर तोप सजा रहे हैं, इसमें बात क्या है, कुछ बदमाशी जरूर होने। अब उसको लग गया कि बाप रे बाप, ये लोग तो व्यापार करने आए थे, ये अभी हस्तक दस्तक प्रथा का इस्तेमाल करके अपने व्यापार को स्ट्रांग कर रहे थे, अब तो ये लग रहा है कि राजनीति में भी दखल देंगी। उसने कहा भाई बंद करो, फ्रांसीसियों को भी कहा कि आप लोग फोर्टिफिकेशन बंद करो, आप लोग किलेबंदी बंद करो, ये किला उला क्यों बना रहे हो, किला की घेराबंदी क्यों कर रहे हो भाई। जैसे राजा रजवाड़ा आपने देखा होगा, अगर किला देखा होगा राजस्थान वगैरह में, तो फ्रांसीसी तो मान गए, डर के मारे बंद कर दिया इन्होंने, लेकिन ये नहीं माने, ये जारी रखे। अंग्रेज लोग फोर्ट विलियम का घेराबंदी जारी रखा। ठीक है, किलेबंदी जारी रखा इसको। तब उसने कहा कि नहीं नहीं, अब तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। उसने क्या काम किया? फोर्ट विलियम, पहले तो उसने कासिम बाजार, ध्यान दीजिएगा 3 डेट बड़ा मशहूर है, 4 जून, 14 जून और 20 जून, ये तीनों ध्यान रखेगा। कासिम बाजार बंगाल का हिस्सा, कासिम बाजार पर हमला कर दिया 4 जून को। ठीक है, 4 जून को हमला करके उस पर कब्जा कर लिया कासिम बाजार, और उसका नाम, जी हाँ, नहीं ये सही था, कासिम बाजार पर 4 जून को इन्होंने हमला कर दिया और वहां से अंग्रेजों को भगा दिया, चलो भागो यहां से, कासिम बाजार। ठीक है, कलकत्ता में। अब नवाब सिराजुद्दौला को यह लगा कि अंग्रेजों पर शक्ति करना जरूरी है, नहीं तो ये लोग मानने वाले नहीं है। फिर उसने क्या काम किया? फोर्ट विलियम पर धावा करके इसको भी कब्जा कर लिया, और कलकत्ता का नाम क्या रख दिया? अलीनगर। ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कलकत्ता का नाम क्या रख दिया? अलीनगर। ठीक, कलकत्ता में ये फोर्ट है, फोर्ट विलियम, फोर्ट विलियम नाम खुद सुना होगा आपने, देखा भी होगा शायद। अब इसका नाम रख दिया अलीनगर। सोचिए, पहले तो कासिम बाजार पर हमला किया, वहां से सबको भगाया, फिर फोर्ट विलियम पर भी कब्जा कर लिया, वहां से अंग्रेजों को भगाया। वहीं पर विलियम हॉलवेल नामक एक आदमी ने
अलाइव द वंडर हॉलवेल, हॉलवेल नामक एक अंग्रेज ने जो किया है, इसी फोर्ट विलियम में एक जो घटना होती है, बहुत लंबी घटना है, लेकिन मैं बहुत छोटे में जिक्र करूंगा। ब्लैक होल ट्रेजेडी नाम से ब्लैक होल ट्रेजेडी एक घटना हुई थी, चलिए बता रहा हूं अभी। अब देखिए, फोर्ट विलियम पर कब्जा करके भगा दिया अंग्रेजों को, कलकत्ता का नाम अली नगर रख दिया, ठीक है, कासिम बाजार पर हमला करके पहले ही कर दिया। अब यहीं फोर्ट विलियम में ही ब्लैक होल घटना हुई थी। क्या हुई थी, छोटे में बता रहा हूं एकदम बिल्कुल। एक विलियम हॉलवेल नामक अंग्रेज था, इसने बताया कुल किस्सा कि हमारे साथ क्या हुआ जब हम भाग रहे थे, कुछ लोगों ने तो हमको बचाया, भगा दिया, चूंकि गंगा किनारे पूरा बसा ही हुआ है कलकत्ता, लेकिन हमको पकड़ करके जब हम लोग भाग रहे थे तो 146 लोगों को पकड़ करके नवाब के सामने पेश किया गया, नवाब सिराजुद्दौला के सामने। और उस नवाब ने हमको सजा देने के लिए एक 14 बाय 18 के कमरे में, सोचिए कितना छोटा कमरा होता है, 14 बाय 18 के कमरे में हमको 146 लोगों को रख दिया, 146 लोगों को सजा देने के लिए। बहुत लंबी कहानी है, बड़ी मजेदार कहानी है, बस यहां पर 60 बता रहा हूं, ये सब हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे। तो 146 लोगों को रख दिया बिना दाना पानी के रात भर। सोचिए उसका फिगर मैं भी एक दिखा रहा हूं आपको। और उसके बाद सुबह जब खोला गया, ये ध्यान दीजिएगा, ये 4 जून को हुआ था कासिम बाजार वाला, फोर्ट विलियम पर हुआ 14 जून को, और 20 जून 1856 की बात सब हो रही है, ध्यान दीजिएगा, 1856 की बातें हो रही है ये। 4 जून को कासिम बाजार पर हमला हुआ, 14 जून को फोर्ट विलियम पर कब्जा हुआ, और उसी 14 जून वाले, चूंकि फोर्ट विलियम का हिस्सा ये था, क्या नाम है, ब्लैक होल वाली ट्रेजेडी। अच्छा, किसी और प्रमाण से कुछ पता भी नहीं चलता, कहीं से भी कुछ नहीं, केवल एक विलियम हॉलवेल, और सब कहा जाता है कि टोटल झूठी मनगढ़ंत कहानी है। बहुत से ऐसे प्रमाण भी मिले जो इसके बातों को काटते हैं, लेकिन यहां पर हमको पढ़ना जरूरी है क्योंकि पेपर में आते रहते हैं। तो हॉलवेल ने कहा कि 14 बाय 18 के कमरे में 146 लोगों को, ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई ठूंस भी नहीं सकता, चाहोगे भी तो आप नहीं आएंगे इतने लोग। तो ऐसा मात्र 23 लोग जिंदा बचे, 123 लोग उसी में मर गए। इतना घुटन इतना ज्यादा हो गया, सब उसी में ठूंस दिए गए थे। इतना बड़ा क्रूर भी नहीं था। ठीक है, अंग्रेजों के प्रति उसके मन में द्रोह था, लेकिन इतना बड़ा नर हत्यारा मैं कहूंगा नहीं था, या अगर रहा भी होता तो कोई बुरी बात नहीं थी अंग्रेजों ने जो किया था। लेकिन ये घटना और लोगों को तो जिक्र करना चाहिए, केवल यही करता हॉलवेल। अलाइव द वंडर नामक अपनी किताब में ये जिक्र करता है, उसके बाद दुनिया भर की बातें हुई, और आज भी अंग्रेजों को वो इतिहास पढ़ाया जाता है हमारे बारे में, ठीक है, 1857 की क्रांति और ये ब्लैक होल ट्रेजेडी की किस प्रकार भारतीयों ने हमारे अंग्रेजों को ठूंस करके और दम घुटा के मारा था। आज भी उनके मन में भारतीयों के लिए ये क्रोध है, ठीक है। तो ये ब्लैक होल की घटना किसके काल में हुई, नवाब सिराजुद्दौला के काल में। कब, 20 जून 1856 को हुआ। किसने कहा, हॉलवेल ने कहा, अपनी किताब अलाइव द वंडर में किया, ठीक है। इधर देखिए, अलाइव द वंडर हॉलवेल ने कहा 20 जून, सॉरी 1800, मैं बार बार बोला हूं 1756, सॉरी रियली सॉरी, 1756 में, ठीक है, क्योंकि अभी 1800 कहां आ जाएगा, ठीक। अब जब पता चलता है ये सारी चीजें तो हो गई, उस समय यहां पर जो मद्रास है, मद्रास में एक अंग्रेज था लॉर्ड क्लाइव, और एक नौसेना के अध्यक्ष थे उसमें वाटसन, ठीक है, वाटसन। इन दोनों को खबर दी गई कि आप जाइए, वहां पर ऐसा ऐसा कांड हो गया है। लॉर्ड क्लाइव का गजब का यहीं से रोल शुरू होता है, और ये अंग्रेजों का एक ऐसा संस्थापक था, या कहिए कि भारत में अंग्रेजों का वास्तविक संस्थापक ये लॉर्ड क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव समझिए, ठीक है। ये और ये दोनों यहां से निकलते हैं, बंगाल की तरफ आते हैं। सोचिए, नौसेना में तो वैसे भी कोई जोड़ नहीं था, पूरी दुनिया में अंग्रेजों का कोई नौसेना में तो जोड़ था नहीं। जब विश्व का एक धधकता हुआ सितारा नेपोलियन बोनापार्ट, फ्रांस का महान सम्राट, इतना बड़ा राजा, सारे दुनिया को रौंद दिया था उसने, उसके बाद भी वाटरलू के युद्ध में 1815 में, पानी वाले युद्ध में, नौसेना युद्ध में वो हार गया इंग्लैंड से, और बुरी तरह उसको वाटरलू
कि युद्ध में हारने के बाद सेंट हेलेना द्वीप पर भेजा गया, बुरी तरह मारा गया उसको। माने नौसेना में हमेशा 20 रही कौन? इंग्लैंड। तो यहां से अपना जहाजी बेड़ा लेके निकलते हैं क्लाइव और वाटसन, और उसके बाद हमला करते हैं किसके ऊपर? नवाब सिराजुद्दौला के ऊपर। हमला करने का मतलब सारे तरफ से घेर लेते हैं। घेरने के बाद सिराजुद्दौला को लग गया कि बस हमारे पास कोई चारा नहीं है, तो उसने क्या काम किया? अलीनगर की संधि किया। अलीनगर की संधि, ठीक है। अलीनगर की संधि कब किया? ये इसने फरवरी, अब चूंकि काफी समय लग गया, जून में ये घटना हुई थी और लगभग 7-8 महीने लग गया। फरवरी 1757 में ये लोग घेर करके अलीनगर की संधि करवा लेते हैं, प्रेशर कर देते हैं कि भैया जितना तुम ड्रामा किए हो सब कुछ सही करो, सब सही करो, दस्तक प्रथा पर कोई छेड़खानी मत करना, जितना हमारा जीते हो। ध्यान दीजिएगा, फोर्ट विलियम को भी आजाद करा लिया। अलीनगर जो इन्होंने नाम रखा था उसका फिर से कलकत्ता नाम रख दिया, ठीक, कलकत्ता नाम फिर से रख दिया। और उन्होंने कहा कि दस्तक प्रथा पर छेड़खानी मत करना, जैसे चला उसको चलने दो। माने सारा सिस्टम पहले वाला कर दिया किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने और वाटसन ने। वाटसन, ठीक है। अब उसको लग रहा था कि ये बदमाशी ज्यादा कर रहा है। 1757 की बात आगे साथियों, यही वो साल है जिस साल अंग्रेजों ने यहां पर अपनी सत्ता स्थापित की थी। लेकिन वो जून था और ये भी फरवरी चल रहा है। फरवरी में सोचिए, यहां से मद्रास से जो आज चेन्नई है, तमिलनाडु है, रॉबर्ट क्लाइव वाटसन निकलते इधर आते हैं, पूरा कब्जा करते हैं। कब्जा मतलब कि फिर से सारा सिस्टम को सस्टेन करवाते हैं और नवाब सिराजुद्दौला पर दबाव डाल करके अलीनगर की संधि की जाती है। कहा भैया बहुत अलीनगर तुमने बनाया था ना, फिर से उसको कोलकाता करो, ठीक है। उसको कर दिया, सब कुछ अपने अपने जगह हो गया। चलिए अब यहां पर जान लीजिए, इतनी लंबी लंबी कहानियां इतनी छोटे में बता रहा हूं, आप थोड़ा समझिएगा बस, ठीक है। तो अलाइव द वंडर हॉलवेल ने लिखा कि 20 जून को अलीनगर की संधि होगी। 9 फरवरी 1757 को वाटसन और क्लाइव ने किया। अब अंग्रेजों का षड्यंत्र क्या हुआ कि बहुत हो गया गुंडई। अंग्रेजों का षड्यंत्र अब चालू होगा, कॉन्स्पिरेसी ऑफ ब्रिटिशर्स। क्या कि भैया अब इसके नाक में नकेल कसना है, नहीं तो ये भी बढ़ता जाएगा, ठीक है, इसका भी मन बढ़ता जाएगा। चलिए इस पर थोड़ा नकेल लगाया जाए। तो इसने क्या काम किया कि जितने गद्दार थे पहले उनको मिलाना शुरू किया। सबसे बड़ी गद्दारी थी कौन? घसीटी बेगम, ठीक है। सबको लालच दिया और नवाब सिराजुद्दौला का जो मीर जाफर था, मीर जाफर एक सेनापति था और दूसरा सेनापति राय दुर्लभ। राय दुर्लभ, ध्यान दीजिएगा, नाम तो कई आते हैं लेकिन एक ही दो नाम मैं यहां लूंगा, इससे आपको स्ट्रक्चर याद रहे, ठीक। जब आप हिस्ट्री पढ़े तो आपको मजा आ जाए। वैसे भी हिस्ट्री यूरोपियन कंपनी से ही शुरू होगी। तो घसीटी बेगम तो वैसे भी खौली थी नवाब सिराजुद्दौला से, ये बिना मतलब का राज कर रहा है। यहां पर अंग्रेजों ने इनको भी मिलाया, मीर जाफर को मिलाया कि बेटा हो सकता हो भविष्य में आने वाले समय में भी हमला करें, तुम बोलना मत कुछ, अपनी सेना को लेकर के अलग हो जाना। दूसरी बात कि नवाब हम बना देंगे, अगर वह हार गया तो हम तुमको बंगाल का नवाब बना देंगे और जितना टैक्स रहेगा 50% तुमको देंगे। 50% पे बात हुई। क्लाइव ने सबको लालच दिया, ठीक है, क्लाइव ने सबको लालच दिया और राय दुर्लभ को भी यही चीजें कहा। उसमें मीर मदान भी थे, बहुत लोग थे, बड़ी गजब के ग्रुप था पूरा। षड्यंत्र देखिए, मैंने कहा अंग्रेजों का षड्यंत्र होना शुरू किया कि बस हम लोग अब युद्ध करने वाले, ठीक है, हमला करने वाले हैं। और वो दिन आ गया 23 जून 1757। 23 जून 1757 को गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक जगह पर बंगाल में ही प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध, ऐसा युद्ध जो हुआ ही नहीं, ऐसा युद्ध जो लड़ा ही नहीं गया, ऐसा युद्ध जो फर्जी हुआ। सोचिए, राय दुर्लभ, मीर जाफर मुंडी नीचे करके खड़े हैं, सिराजुद्दौला बोल रहा है कि लड़ो मारो काटो, लेकिन वो दोनों खड़े हैं। अंदर से तो खोखला हो चुका था। हाँ, इनके जो वफादार थे खूब लड़ी, जम कर लड़ी और मारे गए, सब लोग मारे गए, ठीक है, सब लोग मारे गए। नवाब सिराजुद्दौला के साथ ऐसा छल हुआ, ऐसा कपट हुआ। क्लाइव ने जाली दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवाया था, ध्यान दीजिएगा। वाटसन ने तो रोका था कि नहीं भाई गलती मत करो। उसने एक लाल पत्र
और एक सफेद पत्र दोनों पर हस्ताक्षर करवाया। इस पर करवाया, ये ओरिजिनल था, ये लाल वाला था, इस पर करवा लिया, दोनों पर करवाया, लेकिन इस पर वो करवा लिया हम इतना देंगे तुमको, इतना देंगे तुमको, हम इतना देंगे, ऐसे करेंगे वैसे, कि दुनिया भर की फर्जी चीजें, और इस पर ओरिजिनल चीजें थी, ठीक, कि हम कुछ नहीं देंगे। तो यहां पर वाटसन ने रोका कि इतना गलत मत करो, लेकिन क्लाइव था, उसको पूरी सत्ता को यहां पर लागू करना था, अंग्रेजों का सत्ता स्थापित करना था, इसलिए उसने बदमाशी किया, ठीक है, गद्दारी किया। तो अब अंग्रेजों का षड्यंत्र हुआ कि इनके विरोधियों को टोटल को मिला दिया, सबको मिलाने के बाद सबको लालच दिया कि हम ये देंगे वो देंगे, नवाब बनाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। उसके बाद प्लासी का युद्ध हुआ 1757, 23 जून, ध्यान रखिएगा डेट को, 1757 को युद्ध हुआ, प्लासी, बंगाल भी हुआ। एक तरफ नवाब सिराजुद्दौला की सेना जो बिल्कुल निष्क्रिय बनी रही, केवल वफादारों को छोड़ करके, और एक तरफ ध्यान दीजिएगा नवाब की सेना में लगभग 50,000 थे, और अंग्रेजों की सेना में कहा जाता है मात्र 3,000 थे, कहीं कहीं मिलता 300 ही थी। कल्पना करिए 3,000, जबकि क्लाइव को मालूम है कि कोई लड़ेगा ही नहीं। जब सेनापति बिल्कुल निष्क्रिय है, उसको हमने खरीद लिया है, तो फिर हमको 30,000 ले जाने की जरूरत क्या है? इधर 3,000, इधर 50,000, सोचिए नवाब ये बेकार हो गए और ये जीत गया बुरी तरह। यहां तक कि मीर जाफर, नवाब सिराजुद्दौला छोड़ के हटा, और जो मीर जाफर है, इसका जो दामाद था मीर कासिम, जो इसका लड़का था, सॉरी, मीर जाफर का जो लड़का था, उसने मार दिया किसको? नवाब सिराजुद्दौला को। 1 साल का राजा सुल्तान नवाब सिराजुद्दौला को मार दिया, जान से मार दिया। प्लासी के युद्ध बिल्कुल आसानी से जीत लिया क्लाइव ने, ठीक है। और उसके बाद उसने कहा था मीर जाफर कि अगर हमको नवाब आप बना दोगे तो हम क्या देंगे, ध्यान दीजिएगा, कहा कि हमको नवाब आप बनाएंगे तो आपको देंगे वर्धमान, मिदनापुर और चिटगांव। ये जरूर नाम याद रखेगा। ये आपको वहां की दीवानी माने मालगुजारी वसूल करने का अधिकार भी दे दिया जाएगा, दीवानी मालगुजारी सब कुछ। वर्धमान, मिदनापुर, चिटगांव, वर्धमान, मिदनापुर, चिटगांव, ये तीनों का, ठीक है। ये अंग्रेजों ने कहा था भैया आप हमको नवाब, अंग्रेजों ने कहा था हम तुमको नवाब बना देंगे। उसने कहा जब हमको आप नवाब बना देंगे तो आपको वर्धमान की, मिदनापुर की, चिटगांव की पूरी सारा को सब कुछ आपको सौंप देंगे, जो करना हो करिए, वसूलिए, पैसा वसूलिए, जो भी करना हो आप करिए, ठीक है। वर्धमान, मिदनापुर और चिटगांव, ठीक। किसने कहा था? मीर जाफर। ध्यान दीजिएगा मीर जाफर कौन था? वही गद्दार, वही सेनापति। उसको इन लोगों ने बना दिया क्या? नवाब बना दिया। एक चीज तो मान लिया, और सारी चीजें तो गड़बड़ कर दिया, लेकिन एक चीज मान लिया, चलो भैया बना दिया। 1757 से 60 तक मात्र 3 साल, क्योंकि 1757 में युद्ध ही हुआ था, तो 3 साल रहा, लेकिन 3 सालों में इतना लूटा अंग्रेजों ने। सोचिए, सब कुछ अपनी शर्तों पर, सारा शर्त लाद दिया। ए भाई, हम अपनी सेना तुम्हारे यहां रख रहे हैं, खाना दो, जो भी हम कर रहे हैं खर्चा तुम दो, सारा सिस्टम हमारा लेकिन खर्चा तुम्हारा। कहने का मतलब एक बात समझ लीजिए कि राजा मुझे बना दिया, लेकिन पंगु कर दिया हर तरफ। 1 करोड़ दे दो, 10 लाख दे दो, 20 लाख दे दो, ये खर्चा है वो खर्चा है, ऐसा करके इस मीर जाफर को अच्छा लफेरा। गद्दारों के साथ तो यही होना चाहिए। उसने कहा कि जो अपने वफादार सुल्तान का नहीं हुआ, नवाब का नहीं हुआ, तो हमारा क्या होगा। इसलिए खूब तड़पाया गया काफी। 1760 में वैसे भी क्लाइव चला गया, यहां से चला गया, बंगाल से चला गया, क्लाइव चला गया, ठीक है, इंग्लैंड चला गया। 1760 में चला गया क्लाइव, और मीर जाफर 1757 से 1760 तक रहा ये 3 साल। अंग्रेजों ने उसको पंगु बना दिया। जितना कुछ होता था भैया हमको दो, हमको दो, ये दो वो दो, ठीक, सारा चीज क्या दो, कैसे दो, कितना दो, 50 लाख दो, कितना दो, सब हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे। बस यहां जानिए कि नवाब सिराजुद्दौला को हराने के बाद मीर जाफर को नवाब बनाया 3 सालों के लिए, और 3 सालों में अंग्रेजों ने इतना लूटा, उस गद्दार के साथ ऐसा व्यवस्था किया कि गद्दारी अपनी याद आने लगे कि इससे बढ़िया तो नवाब सिराजुद्दौला की नीचे सेनापति बनकर आनंद आ रहा था, हम क्यों गद्दारी किए इन गद्दारों के साथ, ठीक है। उसके बाद इसका एक दामाद था मीर जाफर, ध्यान दीजिएगा, मीर जाफर का दामाद था मीर कासिम। मीर कासिम, अंग्रेजों ने सोचा कि यार ये तेरा वो गधा आदमी है, टोटल बेकार आदमी है, पैसा तो हमको दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, लेकिन गधा लग रहा है,
किसी काम करने बर्बाद कर देगा बंगाल को, तो उसने उसके दामाद मीर कासिम को बना दिया क्या, वहां का नवाब 1760। ये भी 3 साल के लिए कर दिया मीर कासिम, लेकिन ये बड़ा खतरनाक था। मीर कासिम 73 दिमाग का था। इसने क्या काम किया, तोड़ बंदूक, जो तोड़ने वाली बंदूक बीच में से थी, उसका निर्माण शुरू कर दिया। तोप वगैरह बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, पहली बात तोड़ बंदूक का ये उत्पादन करना शुरू कर दिया, तोपों का निर्माण शुरू कर दिया। अंग्रेज की कान खड़े हो गए, अरे ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है। मीर कासिम, हमने इसको नवाब बनाया, चलो भैया ठीक है, नवाब बना दिया और हमने काफी छूट भी दे दिया मीर कासिम। बस प्रॉब्लम इसकी यही थी कि इसने देखा कि अरे बप्पा, दस्तक प्रथा इतना गलत इस्तेमाल हो रहा है, पूरी रेवेन्यू, पूरा राजस्व, पूरा टैक्स एकदम बर्बाद हो जा रहा है पूरे बंगाल का। इसने दस्तक प्रथा समाप्त कर दिया। आते ही दस्तक प्रथा को इसने समाप्त किया। ठीक है, दस्तक प्रथा को इसने फिनिश कर दिया। कहा कि नहीं ना, इसका गलत इस्तेमाल करो। अब उसने भारतीयों को सबके लिए बराबर कर दिया। कहा कि जब तुम लोग कर रहे, प्रथा समाप्त कर रहे हैं मतलब सबको दे दिया, जाओ भैया तुम भी करो टैक्स फ्री, क्या करना है, सबके लिए बराबर कर दिया। अब अंग्रेजों को लगा कि बाप रे बाप, अभी हमको जो प्रिविलेज मिला हुआ था, विशेषाधिकार मिला हुआ था, वो तो खत्म। दस्तक प्रथा या तो कहिए कि समाप्त हो गया, या तो कहिए कि सबके लिए, पूरे बंगाल के लोगों के लिए सब एक समान व्यापार कर दिया गया। टैक्स फ्री है तो टैक्स फ्री, टैक्स है तो सबके लिए। अब तो अंग्रेज खोलेंगे। उन्होंने कहा अरे बाप रे, हमारी बिल्ली हम ही से में आऊं। ये भस्मासुर कहां से बनना शुरू हो गया था। भस्मासुर तो हर काल में बने हुए हैं। ठीक है, भस्मासुर तो हर काल में रहे हैं। तो इसने क्या काम किया, मीर जाफर के ऊपर हमला कर दिया, मीर कासिम के ऊपर। ध्यान दीजिएगा, नवाब सिराजुद्दौला 1756 से 1757, मीर जाफर 1757 से 1760, उसको लूटा खसूटा और भगा दिया। फिर मीर कासिम उसके दामाद जामाता को, मीर कासिम 1760 से 1763। लेकिन इसने बड़ी बदमाशी किया। और दूसरी बात, इसने सोचा कि अंग्रेज हमको ज्यादा परेशान करेंगे। जो मुर्शिदाबाद था, मुर्शिदाबाद से इसने राजधानी मुंगेर कर लिया। ठीक है, मुंगेर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से सवाल बनता है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका यहां पहले कहां था, ढाका बांग्लादेश में, यहां से लेके आया ये बंगाल में, यहां मुर्शिदाबाद। अब ये बिहार में लेके चला मुंगेर में। ध्यान दीजिएगा, ढाका से मुर्शिद कुली खान लाया मुर्शिदाबाद में, और ये मुर्शिदाबाद सोचा कि ये सब अंग्रेज यहाँ बड़े जल्दी पहुंच जाते हैं, सारा सिस्टम उनको पता चल जाता है, हमेशा दबाव बनाने के लिए तैयार रहते हैं, चलो हम यहाँ मुंगेर राजधानी बना लेते तो ये ज्यादा आ नहीं पाएंगे, ज्यादा सिस्टम से परिचित नहीं हो पाएंगे। इसने राजधानी को मुंगेर बना लिया। अरे बाप रे, तब तो अंग्रेज और नमक लग गया, बकायदे नमक लग गया, कटे पर नमक छिड़का गया। ठीक है, तो कहने का मतलब इसने तोड़ बंदूक भी शुरू कर दिया था। अंग्रेज यहां खलबली मची अंग्रेजों में, तोपों का निर्माण किया तो अंग्रेज और खलबलाए, अरे यार ये क्या कर रहा है। दस्तक प्रथा समाप्त कर दिया इसने, बिल्कुल डमाडोल हो गए। उसके बाद राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर दिया, तो बिल्कुल एकदम नस्तानाबूद करने के लिए तैयार हो गए कि भाई इसको खत्म करो, जमीदोज कर दो। ठीक है, जमीदोज, नस्तानाबूद माने बर्बाद कर दो, डिस्ट्रॉय, रेउन कर दो। ठीक है, अब फिर से उसने कहा कि अरे यार इससे बढ़िया तो वो, हाँ नहीं, तो मीर कासिम के ऊपर इसने हमला किया। अंग्रेजों ने हमला किया, कई हमला किया, इधर उधर से घेर घार के हमला किया कि भाई इस पर हमला करो। वो भगा, भग करके वो जाता है 2 जगह। ध्यान दीजिए, फिर से देखिए इधर, ये हमारा भारत, ये हमारा भारत, यहां दिल्ली, ये उत्तर प्रदेश, और ये हम लोग पढ़ ही रहे बंगाल पूरा। तो उसमें दिल्ली का राजा शाह आलम द्वितीय था। भाग के जाएगा कहां, ये भी सब बेचारे बेकार हो चुके थे, एकदम एकदम पिछलग्गू हो चुके थे। सोचिए, जिन मुगलों ने पूरे भारत पर शासन किया, वहां का एक राजा उल्लू की तरह बैठा हुआ है, ज्यादा कुछ न शक्ति लेकर न जज्बात लेकर के, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम सेकेंड। और यहां जो यूपी है, यूपी का अवध क्षेत्र जो है, अवध क्षेत्र, यहां पर था सुजाउद्दौला। ठीक है, अवध का उस समय राजा था, सुल्तान था, नवाब, ये सुजाउद्दौला, यहां शाह आलम द्वितीय और यहां सुजाउद्दौला। दिल्ली का राजा, जो पूरे देश का उस समय राजा था, मुगलों का राजा था, शाह आलम द्वितीय, और अवध का
एक हिसाब से नवाब कहिए सुजाउद्दौला, अवध का नवाब। ठीक, तो ये जो मीर कासिम जब यहां बिहार से भागा तो यहां भी मिला और यहां भी मिला, दोनों से संधि कर लिया, शाह आलम दुधी से भी संधि कर लिया और सुजाउद्दौला से भी संधि कर लिया कि चलो हम लोग तीनों मिलकर के अंग्रेजों पर हमला करते हैं। इनको लगा कि अरे बाप रे बाप, बहुत बढ़िया समय मिला है, अंग्रेज हमारी सत्ता को बर्बाद कर दिया, हम अब बर्बाद करेंगे। सुजाउद्दौला के साथ भी अंग्रेजों ने अच्छा नहीं किया था, माने अवध के साथ भी बहुत गंदा हुआ था, आपने बाद में पढ़ेंगे आप। सुजाउद्दौला को भी लगा कि ये सारी निगाहें हमारे तरफ ही हैं, इसके बाद तो हमको ही कब्जा करेगा, जब ये बंगाल को खा जा रहा है तो हमको भी खा जाएगा। तो ये प्लस मीर कासिम, तीन लोगों ने एक ग्रुप बनाया। ठीक है, तीन लोगों ने ग्रुप बनाया युद्ध करने के लिए। अभी युद्ध होगा क्योंकि दो ही युद्ध हुआ, ऐसा हुआ था, मैंने बताया, प्लासी युद्ध और बक्सर युद्ध, जिसमें अंग्रेज लोग पूरी तरीके से यहां पर हावी हो गए। तो इसने क्या काम किया, अंग्रेजों ने फिर किया, जब वो भाग गया मीर कासिम, यहां से होते हुए दोनों के पास गया और संधि उंधी कर लिया, तो इसने मीर जाफर को अंग्रेजों ने फिर से बना दिया। अंग्रेजों ने फिर से मीर जाफर को यहाँ का नवाब बना दिया। कहा चल भाई 2 साल के लिए, 63 से 65, ठीक, 63 से 65 तक था। इसी दौर में ये सारी गठबंधन हो रही थी। अब सोचिए, ये तो है नहीं कि यहां सभी बुलेट लेके भागा, तुरंत पहुंचा शाह आलम के पास, शाह आलम के पास से मर्सिडीज लिया, आ गया आपके सुजाउद्दौला के पास, ऐसा तो था नहीं। सब कुछ धीरे धीरे, रणनीति, कूटनीति, सब कुछ देखते देखते पूरा 2 साल बीत गया। अब ये हुआ कि भाई युद्ध होगा, युद्ध होगा तीनों में, और उधर अंग्रेजों में युद्ध होगा। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब सुजाउद्दौला और मीर कासिम, इन तीनों की संयुक्त सेनाएं बिहार में, ध्यान दीजिएगा, बिहार के बक्सर में, बक्सर जिला, बिहार के बक्सर में आमने सामने हुई, गंगा नदी के किनारे। गंगा नदी वैसे भी उत्तराखंड से निकलती है, यूपी, यूपी से हो गए बिहार, बिहार से झारखंड, झारखंड से पश्चिम बंगाल, 5 प्रदेश से तो होकर गुजरती है। तो बक्सर में 22 अक्टूबर, ये दिन बड़ा विशेष है मेरे लिए। मेरे जवान भाई की मृत्यु हुई कुछ दिन पहले, उसका जन्मदिन 22 अक्टूबर। फिलहाल आपको याद करना चाहिए, जैसे याद करिए, 22 अक्टूबर 1764 में, ध्यान दीजिएगा, 1764, 63 में भागा था, 1 साल लगा, 64 में ये युद्ध हुआ, 1764 में युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध। ठीक है, एक तरफ कौन थे, 3 लोग थे, 3 लोग, अवध का नवाब सुजाउद्दौला, दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय, और इधर मीर कासिम, और एक तरफ इधर अंग्रेज, और बड़ी भयंकर युद्ध हुई। लेकिन इनकी रणनीति, इनका इक्विपमेंट, इनकी तकनीकी सारी व्यवस्था होते हुए इनको कौन हरा सकता था। ये जीत गए, ये भाई लोग, 3 लोग हार गए। अब हार गए तो मीर कासिम तो भगा, और भाग के कहां मरा किसी को पता नहीं, आज तक नहीं पता। मीर कासिम को कुछ भी नहीं पता कि इसके बाद बक्सर के युद्ध बाद क्या, माने उधर प्लासी के युद्ध जीता अंग्रेजों ने, इधर बक्सर के युद्ध को भी जीत लिया। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ और जीत लिया उसको। ठीक, अब उनको याद आया कि बेटा हम तुम दोनों को बताते हैं, कायदे से बताते हैं, तुमको भी बताते हैं बेटा, तुम पिद्दी दसौरबा, ये चटनी की औलाद, छोटे से नवाब, तुम अंग्रेजों से टक्कर ले रहे हो। और उनको बताया, तू बेटा पोपला आदमी शाह आलम द्वितीय, अरे मुगलों का तो कोई सत्ता रहा ही नहीं, तुम कहां से फड़फड़ाने लगे, तेरे को तो हम बताते हैं कायदे से। तो इसने पहले इनसे संधि किया, शाह आलम द्वितीय से, और इनसे कौन सी संधि किया, इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि। ठीक है, क्योंकि इलाहाबाद कहाँ है, अब तो प्रयाग हो गया, इलाहाबाद का उत्तर प्रदेश में। तो बिहार, उत्तर प्रदेश सब सटा हुआ। बक्सर के युद्ध में जब विजय हुए तो अवध तो वैसे भी उत्तर प्रदेश में, तो इलाहाबाद की एक संधि हुई, और उसमें दोनों से अलग अलग संधि। प्रथम संधि मुगल बादशाह से हुई, शाह आलम द्वितीय से। ठीक है, प्रथम और द्वितीय, इसको प्रथम द्वितीय, हाँ कभी कभी सवाल आया है, आप मान के चलिए प्रथम द्वितीय कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने, अब सोचिए कि जो मुगल थे, ये मुगल बादशाह शाह आलम, हम लोग जब पढ़ते थे साथियों, इतना कंफ्यूजिंग होता था, ये बहुत कंफ्यूजिंग, लेकिन आप कहानी किस्सा के माध्यम से समझेंगे तो कितना आसान हो जाएगा। ये सुजाउद्दौला, ठीक है, सुजाउद्दौला, ये अवध क्षेत्र है ना, और इधर दिल्ली। ठीक, इनसे कहा
कि तुम हमको बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दे दो। देखिए यहां पर दीवानी पहली बार आया, अभी तक टैक्स फ्री व्यापार होता था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, हे राजा तुम्हारी इतनी औकात हो गई कि तुम फड़फड़ाने लगे, हमने तुमको पर दिया तो तुम हम पर ही हावरिंग उड़ाने लगे। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ले लिया, कहा कि भैया दीवानी, लेकिन इसके बदले तुमको हम कुछ देंगे। क्या देंगे? काड़ा और इलाहाबाद। ठीक है, कारा और इलाहाबाद, कड़ा और इलाहाबाद ये इनसे छीन कर देंगे। इनके अंडर में था, सुजाउद्दौला के अंडर में था कड़ा और इलाहाबाद। ठीक है, इनसे छीन करके तुमको दे रहे हैं। इनको तो बर्बाद करेंगे ही। इनसे तो कड़ा और इलाहाबाद छीन लिया, कड़ा और इलाहाबाद छीन लिया, और 50 लाख हरजाना भी लिया। 50 लाख युद्ध का हरजाना, जो तुमने बिना मतलब युद्ध थोपा, 50 लाख उसमें खर्च हुआ हमारा, उसको दो। तो सुजाउद्दौला को तो बर्बाद कर दिया। कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र भी ले लिया, लेकर के दे दिया किसको? सालमदूती को दे दिया, और 50 लाख जुर्माना भी लिया। इनको कुछ नहीं दिया, इनको तो कम से कम दिया, क्योंकि कितना भी था तो राजा था, अभी तो राजा था ही। दूसरी बात, इनको पूरी तरीके से बर्बाद होने का मतलब एक इमोशन जुड़ा हुआ था पूरी जनता का। जो अनपढ़ गवार थे, जिनको नहीं पता था कि ये बाहर से आए हैं क्या है, वो लोग उसी को अपना माई बाप मानते थे कि हमारे बादशाह शाह आलम द्वितीय हैं। उनको अगर बर्बाद कर देते, बादशाह खत्म कर देते, तब उस समय जनता का विद्रोह होता और अंग्रेज उसी समय भाग गए होते। लेकिन अंग्रेज बड़े चालू थे। 1857 के संग्राम के बाद खत्म किया गया, जब टोटल अंग्रेजों के यहाँ कब्जा हो गया। ठीक, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था, उसको हिजड़ा बना के लोग लेके गए बर्मा गया ना। फिलहाल कड़ा और इलाहाबाद इनको दे दिया, और बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ले ली, और 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन पे इनको रख दिया। बेटा केवल 26 लाख रुपया तुमको वार्षिक रहेगा, तुम बढ़िया से पोपला मुंह लेके करते रहो, और वहां बैठो। अब टकलिया टकलिया मजे मिशान झांझा पढ़ा रहे हैं, ये सब अपना करवाओ वहीं पर बैठ के ताली बजाओ। 26 लाख रुपए माने 2 लाख रुपया साल का। 2 लाख रुपया सोचिए, वहां हजारों नौकर हैं, क्या क्या है, सबको देना, ये महारानियां रानियां दुनिया भर का, कितना चलेगा? पंगु बना के रख दिया 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन पर। कड़ा इलाहाबाद दे दिया, लेकिन बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ले ली, और इनसे 50 लाख रुपया युद्ध का हरजाना लिया। कड़ा इलाहाबाद इनसे छीनकर इनको दे दिया। दोनों को सजा दिया। किस संधि में? इलाहाबाद की संधि में। ये 12 अगस्त, ये 12 अगस्त को हुआ था, और ये 16 अगस्त को हुआ था, 4 दिन के अंतर में। ठीक है, 12 अगस्त और 16 अगस्त 1764, 1764। तो 2 युद्ध हुआ साथियों। हमने कहा था इसी युद्ध के बाद अंग्रेजों का यहां पर पूरी तरीके से सत्ता स्थापित हो गया, कोई विरोध में रहा ही नहीं। यहीं से संवैधानिक प्रक्रिया देखिए धीरे धीरे शुरू हो रही है, शुरू हो रही है। अंग्रेज कैसे यहां पर कब्जा किए। अब इसके बाद अब अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे बंगाल में दोहरा शासन। ठीक है, क्या गजब का ये प्लानिंग किया था, हालांकि फेल रहा। 1765 में फिर से आ गया कौन? अब देखिए, हाँ, हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में हुआ था ये बक्सर के युद्ध जो हुआ था, हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में हुआ था 22 अक्टूबर 1764। अंग्रेजों का जो लीडर था हेक्टर मुनरो, और उधर हमारे शाह आलम द्वितीय, सुजाउद्दौला और मीर कासिम था। इलाहाबाद की संधि हो गई। ठीक है, इसके द्वारा दोनों को दंड दिया गया, और बंगाल में दोहरा शासन, डायर की सिस्टम, डुअल सिस्टम जो भी कहिए, माने एक तरफ दीवानी हो गया, और एक तरफ माने शासन हो गया। ठीक है, दीवानी मालगुजारी जो भी कहिए, अब मैं दीवानी ना कहूंगा, मालगुजारी कहिए। ठीक है, एक तरफ राजस्व हो गया, माने दो दो शासन चलने लगा बंगाल में। क्लाई ने लगाया था, हालांकि बाद में बड़ा फेल हुआ। तो अंग्रेजों का काम था राजस्व वसूल करना, पैसे काम, और जो नवाबों का काम था बंगाल में, नवाब का जो काम था केवल शासन करो, केवल देखो, देखभाल करो, टैक्स पैसा हम लेंगे, सारा सिस्टम हम रखेंगे। तो ये बंगाल में दोहरा शासन 1765 में लगा, ये डायर की सिस्टम। ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे अगले पार्ट में, क्योंकि वो लंबा चैप्टर है। ठीक, तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। हल्का सा क्विक रिवीजन दे देता हूं, क्योंकि ये बहुत सिंपल पार्ट, बहुत एकदम शार्ट में हिस्ट्री को लेकर चल रहा हूं। हमारा पॉलिटी का ये क्लास है, तो पॉलिटी का स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, पॉलिटी क्या, कॉन्स्टिट्यूशन अभी हम देखेंगे, उसके बाद पॉलिटी हमने चर्चा किया था। कॉन्स्टिट्यूशन माने शरीर है, और उसके कार्यकारी अंग जो है वो पॉलिटी है। तो हमने देखा किस प्रकार से 1717 से 1727 तक मुर्शिद कुली खान रहा। 1727 में फर्रुख शेर ने दस्तक प्रथा चालू किया।
1727 से 1739 तक सरफराज खान रहा। फिर उसके बाद मनिहारी का युद्ध हुआ, शौकतगंज को हराया किसने, नवाब सिराजुद्दौला ने, क्योंकि अलीवर्दी को जो 1740 से लेकर 56 तक था, अलीवर्दी खान बंगाल का वास्तविक संस्थापक, बंगाल का पहला नवाब, वास्तविक नवाब। उसकी 3 ही बेटियां थीं। तीनों बेटियों के 2 बेटियों के बेटों से टकराव हुआ सिराजुद्दौला और शौकत जंग से। सिराजुद्दौला ने उसको हराया, मनिहारी के युद्ध में हराया और मार दिया। मारने के बाद राजा बना। उसके बाद अंग्रेजों ने षड्यंत्र किया 1757 में, फिर प्लासी का युद्ध हुआ, उसमें हारा। उसके बाद मिर्जाफर को बनाया गया, उसके गद्दार सेनापति को, वहाँ का नवाब 1757 से लेकर 60 तक। फिर वो नकारा निकला, 60 से 63 मीर कासिम को बनाया गया, उसने बदमाशी किया अंग्रेजों से, उसको भगाया। 1763 से 65 फिर मीर जाफर को बनाया। फिर 64 में हमारा बक्सर के युद्ध हुआ, और बक्सर के युद्ध के बाद पूरी तरीके से अंग्रेज यहाँ पर राज कर लिए। ठीक है, तो दूसरा पार्ट मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा। कमेंट जरूर करिएगा साथियों, बताइएगा जरूर समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि ये हमारा हिस्ट्री का क्लास नहीं है। इसी क्लास को मैं इतना डिटेल लेके चलूंगा, ये जहाँ ये क्लास खत्म होता है 5 क्लास में जाएगा, ये फटाफट आपको मिलेगा तुरंत। उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन लाइव क्लास होगा, आप लोग देखते हैं। नमस्कार।